शालिनी, क्या बात है कि हम जीवन में लगातार कुछ पाना ही चाहते हैं और लगातार जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमें छोड़ने की भी आदत डालनी होगी, क्योंकि जीवन की यात्रा में हमारा सामान जितना हल्का होगा, शिखर तक के मार्ग की खोज भी उतनी आसान होगी। बिल्कुल प्रतिबिंब, हमें जीवन में ठहर कर शांत मन से सोचना भी चाहिए, क्योंकि शांत क्षणों में ही हमारा विवेक हमसे बात करता है। और जब ऐसा होता है, हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, अपने आंतरिक विकास के लिए काम करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो वहीं से हमारी स्वतंत्रता की सही शुरुआत होती है। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और खबरों में सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही होंगी राज्यों की सुर्खियां। नजर डालेंगे आज की प्रमुख गतिविधियों पर भी। इसके अलावा पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और भी होगा बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हम दोनों के साथ। हेलो इंडिया में शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से, और सबसे पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। जानकारी है कि केंद्र उदयपुर में मंगलवार को की गई एक दर्जी की नृशंस हत्या को आतंकवादी हमला मान रहा है, और इस घटना की जांच के लिए एक दल भेजा गया है, जिसमें आतंकवाद विरोधी एजेंसी एनआई के अधिकारी शामिल हैं, क्योंकि प्रारंभिक जानकारी से ये बात सामने आई है कि हमलावरों के आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से संबंध हो सकते हैं। जांच दल मामले की गहन जांच करेगा और गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों की पृष्ठभूमि की पड़ताल भी करेगा। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र में 2 व्यक्तियों ने एक दर्जी की गला काटकर हत्या कर दी और सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर दहशत पैदा करने की कोशिश की। घटना से सांप्रदायिक तनाव पैदा होने के बाद उदयपुर शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उदयपुर की घटना पर दुख जताते हुए सभी पक्षों से शांति और सौहार्द कायम रखने की अपील की है। उन्होंने ट्विटर संदेश में लिखा कि उदयपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ये समय शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का है। प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। जर्मनी में G7 देशों के शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति बनी है। समूह ने यूक्रेन संकट, हिंद प्रशांत, भ्रष्टाचार, अवैध वित्तीय प्रवाह, संगठित अपराध, साइबर अपराध और अन्य अवैध गतिविधियों से लड़ने का संकल्प लिया है। WTO में सुधार और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। G7 देशों ने दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने पर $4.5 अरब खर्च करने पर सहमति जताई है। साथ ही रूस के आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन करने का संकल्प भी लिया है और तेल से रूस की आय को सीमित करने की संभावना का पता लगाने पर भी बात की गई है। रणनीतिक रूप से अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर G7 सम्मेलन में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने पर जोर दिया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। इसके अलावा लोकतंत्र को मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 वैश्विक महामारी समेत वैश्विक चुनौतियों के समानता पर आधारित समावेशी और स्थायी समाधानों की ओर काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। जर्मनी में G7 की बैठक में शामिल होने के बाद यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने शेख मोहम्मद के साथ अपनी मुलाकात के दौरान शेख खलीफा के निधन पर व्यक्तिगत रूप से संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के प्रगाढ़ होते संबंधों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और यूएई रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। भारत के करीब 34 लाख प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं और वे यहाँ के सबसे बड़े समुदाय हैं और उनकी संख्या देश की आबादी का करीब 35% है। प्रधानमंत्री 2 देशों के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि जब हम 2047 तक देश को सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तब आधुनिक बुनियादी ढांचा और आधुनिक तकनीक इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह भी कहा कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और विकास के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन वाली योजना है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से किसान, मजदूर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, पर्यटन समेत सारे सेक्टर्स के अंदर लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के लिए काम किया गया है। इसी तरह भारत माला परियोजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर एक्सप्रेस वेज, एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवेज और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का निर्माण हो रहा है। ये हाईवेज हमारे देश के लिए ग्रोथ इंजन सिद्ध होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृष्णागिरी वलाजापेट सेक्शन के क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से भारत ने नई गति दी है, आने वाले समय के अंदर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के अंदर भारत एक कीर्तिमान हासिल करेगा और निश्चित रूप से उसी दिशा के अंदर कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर हैं, उन सेक्टर को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और इसलिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान योजना बनाई गई। भारत ने विश्व समुदाय को आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपने कम से कम 30% भूमि, जल और महासागरों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दुनिया के सामने समुद्र और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और पोषण के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले 130 से अधिक देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि भारत साझेदारी और पर्यावरण के अनुकूल समाधानों के माध्यम से एसडीजी लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन के लिए विज्ञान और नवाचार आधारित समाधान भी प्रदान करेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर मांग की कि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहें। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इससे पहले कल दिल्ली में थे। यहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर विचार विमर्श किया। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर गुवाहाटी में डेरा डाले असंतुष्ट विधायकों से मुंबई लौटने और उनसे बातचीत करने की अपील की। इस बीच राज्य कैबिनेट की बैठक मुंबई में हुई। इस राजनीतिक गहमागहमी के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 22 से 24 जून तक राज्य सरकार की ओर से सभी सरकारी प्रस्तावों और परिपत्रों की पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है। ये निर्देश सत्ताधारी एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों के विभागों के लिए 22 से 24 जून तक विकास संबंधी कार्यों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने के आदेश के बाद आया है। राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलए ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें
कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक के पहले दिन जीएसटी परिषद ने कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी, जबकि राज्यों को सोने और कीमती पत्थरों की अंतर राज्य आवाजाही के लिए ई-वे बिल जारी करने को अनुमति दी गई। विपक्ष शासित राज्यों ने जीएसटी के तहत अपने राजस्व को बचाने के लिए राजस्व बंटवारे के फॉर्मूले को बदलने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बैठक में जीएसटी दरों और जीएसटी कानून में नए बदलाव करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके अलावा राज्यों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था और छोटे ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण नियमों में राहत जैसे मुद्दों पर भी बैठक के दौरान चर्चा होगी। जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की 2 रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी। जीएसटी परिषद बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भाग ले रहे हैं। बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। ओएनजीसी का हेलीकॉप्टर, जिसमें 2 पायलट सहित 9 लोग सवार थे, मंगलवार को आपातकालीन स्थिति में अरब सागर में कंपनी के एक रिग के पास उतरा। कंपनी ने ये जानकारी दी है। ओएनजीसी के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि सभी 9 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हेलीकॉप्टर में ओएनजीसी के 6 कर्मचारी सवार थे और एक व्यक्ति कंपनी के साथ काम करने वाले ठेकेदार से भी संबंधित रखता था। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मंगलवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर में केके रेंज में स्वदेश निर्मित टैंक विध्वंसक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण में एटीजीएम ने सटीकता के साथ बुल्सआई पर प्रहार किया और न्यूनतम सीमाओं पर लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। टेलीमेट्री सिस्टम ने मिसाइल के संतोषजनक उड़ान प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया। और अब एक नजर देश के विभिन्न राज्यों से आ रही खबरों पर। बाबा अमरनाथ की यात्रा का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हो गया। भारी संख्या में श्रद्धालु इस बार बाबा अमरनाथ की यात्रा पर पहुंचे हैं। जम्मू के शिविर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूजा अर्चना भी की गई। मुंबई के कुर्ला में एक 4 मंजिला आवासीय इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। वहीं कई लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। हादसे के बाद से राहत और बचाव अभियान जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मृतकों के परिवार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है और प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के देवबंद में 2 स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी जेएमबी आतंकवादी समूह की विचारधारा का प्रचार करने और युवाओं को भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए प्रेरित करने में शामिल बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़े एक मामले में की गई। ये मामला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 6 सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी से संबंधित है, जिसमें 3 बांग्लादेशी अवैध प्रवासी भी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना नेता संजय राउत को दूसरा सम्मन भेजा है, जिसमें उन्हें पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में 1 जुलाई को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। इस बीच न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया ने तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी मौजूद रहे। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। उन्हें कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अपराधी लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर कोर्ट ने 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लॉरेंस बिश्नोई को गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गर्मी से परेशान उत्तर पश्चिमी भारत के लोगों को अगले 2 दिन के दौरान राहत मिल सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में मानसून के पहुंचने की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जिन क्षेत्रों की ओर मानसून के बढ़ने की संभावना है,
उनमें अरब सागर और गुजरात के बचे हुए हिस्से, राजस्थान के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के शेष भाग, पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ भाग और दिल्ली शामिल हैं। इन इलाकों में 30 जून से 1 जुलाई के बीच 48 घंटे के दौरान बारिश होने की संभावना है। उधर असम में ज्यादातर नदियों में जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। हालांकि अब भी 21 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। कछार के सिलचर शहर में ज्यादातर इलाके हफ्ते भर से अधिक समय से जलमग्न हैं। ऐसे में लोगों तक पहुंचने में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। उन तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। करीब 2 लाख लोग राहत शिविरों में ठहरे हुए हैं। वहीं अब तक जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 134 हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए बैजली जिले के कुवारा में तटबंध में टूट वाली जगह का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने संसद को अधिक अधिकार देने के लिए संविधान में 22वें संशोधन संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संवैधानिक मामलों के मंत्री विजयदासा राजपक्षे ने कहा कि 22वां संशोधन विधेयक सभी पक्षों से बातचीत करके तैयार किया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका में अगले 15 महीने में 8 लाख से अधिक बच्चों और 27,000 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के भोजन की व्यवस्था के लिए $2 करोड़ की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम टेक्सास के सैन एंटोनियो में एक ट्रैक्टर ट्रेलर के अंदर कम से कम 46 लोग मृत मिलने के पश्चात 16 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के प्रवासियों की तस्करी से जुड़े होने की आशंका है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। गर्मी की वजह से बीमार पड़े जिन 16 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है उनमें से 12 वयस्क और 4 बच्चे हैं। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो मानव तस्करी से जुड़े थे या नहीं। पिछले कुछ दशकों में मेक्सिको से अमेरिकी सीमा पार करने के प्रयास में मारे गए हजारों लोगों की घटना में ये सबसे घातक त्रासदी हो सकती है। यूक्रेन के क्रेमेंचुक में एक शॉपिंग मॉल पर रूसी मिसाइल हमले में 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 59 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले पर चर्चा के लिए न्यूयॉर्क में एक आपात बैठक बुलाई है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले G7 समूह के देशों ने यूक्रेन की मदद करने का संकल्प लिया। इस बीच अमेरिका यूक्रेन को और अधिक मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम खरीदने और भेजने की योजना बना रहा है। इससे यूक्रेनी सेना को पूर्वी डोनबास में उन क्षेत्रों को बचाने में मदद मिलेगी जिसे रूस अब तक कब्जा नहीं कर पाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाइजीरिया में मंकी पॉक्स से पहली मौत होने की पुष्टि की है। मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 50 देशों में अब तक मंकी पॉक्स के 3,413 मामले मिले हैं। इनमें से नाइजीरिया में 41 संक्रमित हैं। भारत के लिए राहत की बात यह है कि यहां अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी मरीज नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित करीब 7 राज्यों से जीनोम सीक्वेंसिंग में के लिए ये सैंपल भेजे गए थे, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 17 से 22 जून के बीच 8 नए देशों में 1,310 मामले सामने आए हैं। भारत में बीते महीने स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रत्येक संदिग्ध सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का आदेश दिया है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब में सैंपल भेजने के लिए कहा गया था। 1 मई से 23 जून के बीच 16 सैंपल की जांच की गई, जिनमें एक में भी मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि नहीं हो पाई है। छोटे आयुध और हल्के हथियारों को नियंत्रित करने के लिए भारत में एक मजबूत कानून आधारित ढांचा होने के बावजूद यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां हर साल भारत की सीमाओं से अवैध तस्करी के रूप में हजारों अवैध हथियार जब्त करती हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि UN प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कार्यान्वयन के लिए और ज्यादा प्रभावी प्रयासों की जरूरत है। छोटे आयुध और हल्के हथियारों पर कार्रवाई के कार्यक्रम पर देशों की 8वीं द्विवार्षिक बैठक में भारत ने कहा कि UNPOA के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन को भारत में अवैध व्यापार को रोकने, मुकाबला करने और उन्मूलन के बहुपक्षीय प्रयासों की आधारशिला के रूप में देखता है।
ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2,57,00,000 से ज्यादा हो गई है। ताजा जनगणना के मुताबिक देश में भारतीय मूल के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में 27% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका जन्म विदेशों में हुआ है। विदेश में जन्मे लोगों में भारतीयों की संख्या में हम बता दें 2,17,963 लोगों की वृद्धि हुई है। भारत ने चीन और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरे नंबर पर भारत के लोग आ गए हैं। और अब नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू चेन्नई में वेल्लोर इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक करेंगे और शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। आज लोकसभा की श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं राज्यसभा की विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर स्थायी समिति की बैठक में भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। आज सुबह NDMC कन्वेंशन सेंटर में सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम सतत विकास के लिए डेटा है। प्रतिबिंब, ये तो बात हुई आज की गतिविधियों की, लेकिन साथ ही साथ आज का दिन यानी कि 29 जून की तारीख इतिहास के पन्नों में खास है। तो पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं क्या है आज के दिन से जुड़ा इतिहास। 29 जून वर्ष 1901 में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का बंगाल के पबना जिले में जन्म हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिवीर थे। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का नाम उन 4 क्रांतिकारियों में शामिल है जिन्हें अगस्त 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। काकोरी ट्रेन एक्शन द्वारा स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि शासन के विरोधी हैं। इस एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड दिया गया। इनमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के साथ अन्य 3 मुख्य क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। 19 दिसंबर वर्ष 1927 में उन्हें अन्य क्रांतिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। राजेंद्र नाथ ने अपने अंतिम वचन में कहा था, मैं मरने नहीं जा रहा, अपितु भारत को स्वतंत्र कराने के लिए पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। 29 जून वर्ष 1893 को प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म बंगाल में हुआ। महालनोबिस ने एक सांख्यिकी मापक तैयार किया जो एक सांख्यिकी उपाय था। उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की जो बाद में राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक संस्थान के रूप में पहचाना जाने लगा। आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान की वजह से उनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स है, यानी उष्णकटिबंधीय दिवस भी है। क्या खास है इस दिवस में? 30 जून के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 को इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य है कि धरती पर जो भी ट्रॉपिक्स क्षेत्र हैं उनका संरक्षण करना और उसकी विविधता के बारे में विस्तार से समझना। प्रतिबिंब, यहाँ ये ज़रूरी है कि ट्रॉपिकल देश वो होते हैं, उष्णकटिबंधीय देश जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं। साथ ही साथ हम ये जान लेते हैं कि भारत भी आंशिक तौर पर एक उष्णकटिबंधीय देश है। तो क्या कुछ मायने हैं इस खास दिन के, आइए जानते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सामने आने वाली खास चुनौतियों, उनके दूरगामी प्रभाव और सभी स्तरों पर उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाती है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उष्णकटिबंधीय देशों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रेखांकित करना है। आपको बता दें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाले देशों को ट्रॉपिक रीजन्स कहा जाता है। पृथ्वी की भौगोलिक रचना और मानव जीवन शैली जलवायु परिवर्तन में योगदान देते हैं। ट्रॉपिक रीजन्स यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आमतौर पर गर्म होते हैं। इस वजह से तापमान में परिवर्तन का अनुभव यहाँ ज्यादा होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दुनिया की कुल सतह का 40% है और दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता की मेजबानी करता है।
पर हाल के दशकों में जनसंख्या वृद्धि, आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के साथ ये क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, लॉगिंग और शहरीकरण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम बताते कि आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो इंडिया आप टीवी के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर देख सकते हैं। साथ ही संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी ये लगातार उपलब्ध है। आप हमारी आईडी को यानी कि संसद टीवी की आईडी को जरूर फॉलो करें और उस पर अपने सुझाव भी जरूर दें। प्रतिबिंब और चलने का समय हो गया, लेकिन चलते चलते कुछ खास बात भी हम करना चाहते हैं। जी हाँ, बहुत खास। भारत से इस बार बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे गए थे, जो अब 12 दिन बाद भारत वापस लौट आए हैं। इन पवित्र अवशेषों को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने गाजियाबाद में हासिल किया है। प्रतिबिंब इन अवशेषों को मंगोलिया के गंडन मठ परिसर के बट सागान मंदिर में 11 दिनों के लिए रखा गया था। मंगोलिया के राष्ट्रपति, मंगोलिया की संसद के अध्यक्ष, मंगोलिया के विदेश मंत्री, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, ऊर्जा मंत्री और 20 से अधिक सांसदों और मंगोलिया के 100 से अधिक मठों के मठाधीशों के साथ साथ हजारों लोगों ने इस दौरान अवशेषों को श्रद्धांजलि दी। चलते चलते आपको दिखाते हैं मंगोलिया से भारत लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।